हेलो एवरीवन। सो ये जो ऑलरेडी एक्ट जो है मैंने एक्सप्लेन किया पार्ट 1 में, तो ये जो है पार्ट 2 है। यहाँ पे हम इसी एक्ट पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो 40 एमसीक्यूज है और सारा एक एमसीक्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आखिर तक देखना। दैट विल हेल्प इन रिवाइजिंग दिस एक्ट। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो ये जो आप देखोगे तो आपका टोटल रिविजन, टोटल ये जो एक्ट है याद ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेटिव चेंज, मतलब 2016 में जो अमेंडमेंट आया था ये वाले एक्ट में, तो उसने क्या किया है। अमेंडमेंट मॉडिफाइड द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट टू एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट द टर्म एडोलेसेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बिल्कुल सही है, पहली बार एडोलेसेंट ये टर्म को यूज किया 2016 अमेंडमेंट के बाद। लॉन्ग टाइटल जो है इस एक्ट का, दैट लॉन्ग टाइटल रिफ्लेक्ट ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। पहला तो टोटल प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ एडोलेसेंट इन हजार्डस ऑक्यूपेशन। बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन ऑल ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकते, टोटल प्रोहिबिशन है, एंड एडोलेसेंट हजार्डस ऑक्यूपेशन में प्रोहिबिशन है। तो ये दोनों सही है। प्रायर टू द अमेंडमेंट एक्ट ओनली रेगुलेटेड द कंडीशन ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन बट डिड नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। ये गलत है, एक्ट डिड प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन सर्टन ऑक्यूपेशन। अमेंडमेंट करके वो जो सर्टन ऑक्यूपेशन है उसको ऑल ऑक्यूपेशन किया गया है, मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन में नहीं कर सकते चाइल्ड, तो ये गलत है। प्रोहिबिट था वहां पर भी। तो फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड इज डिफाइंड एक्सक्लूसिवली एज पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14। देखो ये तो सही है, जो 14 कंप्लीट नहीं है उसको हम चाइल्ड मानते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। इसका लिंक है, चाइल्ड की डेफिनेशन आरटी एक्ट से लिंक है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाला। तो वो एक्ट में अगर सपोज ज्यादा एज मेंशन किया तो वो प्रिवेल करेगा। इफ आरटी एक्ट स्पेसिफाइज हायर एज देन 14 फॉर कंपल्सरी एजुकेशन, हायर एज प्रिवेल इन डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। ये वही मैंने बताया अभी कि ये सही है। द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल ऑक्यूपेशन एंड डज नॉट वेरी बेस्ड ऑन नेचर, हजार्डस नेचर ऑफ द वर्क। बिल्कुल सही है, चाइल्ड की डेफिनेशन यूनिफॉर्म है अक्रॉस ऑल ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। पहला गलत क्यों है? क्योंकि एक्सक्लूसिव नहीं है, उसके लिंक है टू आरटी एक्ट। विद रेफरेंस टू टर्म एडोलेसेंट एज डिफाइंड इन द एक्ट। एडोलेसेंट देखो, पर्सन हैज कंप्लीटेड 15, ये तो गलत है यार। एडोलेसेंट 14 कंप्लीट होता है एंड बिलो 18 होता है। सो हु हैज कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, तो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट under the act consider the following statement. For an establishment under control of railway or port, central government appropriate government है। बिल्कुल सही। ऑयल फील्ड माइन के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट लिखा है तो ये गलत हो गया। दूसरा, इन ऑल केसेस नॉट स्पेसिफिकली असाइन टू, जहाँ पे असाइन नहीं किया सेंटर को तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, फर्स्ट सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड बी। Regarding definition of establishment and workshop under the act, देखो, establishment include residential hotel and restaurant but exclude farm and theater, ये गलत है। farm and theater भी included है establishment में। workshop refer to any premise where industrial process is carried on provided it is not already covered under Factories Act 1948। बिल्कुल सही है। वर्कशॉप का यहाँ पे लिखा है कि कोई भी प्रीमाइसेस जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रही है लेकिन वो अगर ऑलरेडी फैक्ट्रीज एक्ट में कवर है तो वो इस एक्ट में नहीं आएगा, वो वर्कशॉप नहीं उसको कंसिडर करेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट में कवर है तो वो फैक्ट्रीज बोलेंगे, उसको वर्कशॉप नहीं बोलेंगे। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया पार्ट 1 में। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है क्योंकि फार्म भी इंक्लूडेड है। डेफिनेशन ऑफ डेज प्रोवाइड इज अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट, ये बिल्कुल सही है। देखो, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, बी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ पे डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। विथ रेफरेंस टू जनरल प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। देखो ये बात बिल्कुल सही है। द चाइल्ड इज परमिटेड टू हेल्प फैमिली एंटरप्राइज, यहाँ तक तो सही है। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स हजार्डस, ये गलत है। अगर फैमिली हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम है उनका तो वहां पे चाइल्ड नहीं कर सकता। चाइल्ड क्या, एडोलेसेंट भी नहीं कर सकता अगर हजार्डस ऑक्यूपेशन है तो। हेल्पिंग अ फैमिली एंटरप्राइज ओनली परमिटेड आफ्टर स्कूल आवर और ड्यूरिंग वेकेशन, बिल्कुल सही। फैमिली एंटरप्राइज में आप हेल्प कर सकते हो लेकिन स्कूल आवर्स के बाद ड्यूरिंग वेकेशन।
तो थर्ड इज राइट, फर्स्ट इज राइट, 1 and 3. Regarding the exemption of children working as artist, देखो, child can work as an artist in audiovisual entertainment industry including film and television serial. सही है. Working in a circus is permitted activity for children under this act. स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा है कि ये नहीं है, तो सर्कस नहीं है. 2 इज रॉन्ग. इट इज सर्कस में काम करना बैन है. ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है. एनी सच वर्क एज एन आर्टिस्ट मस्ट नॉट अफेक्ट स्कूल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल सही. तो फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, सी. विथ रेफरेंस टू फैमिली एंड फैमिली एंटरप्राइज डेफिनेशन रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर exemption, consider the following statement. For the purpose of child labor exemption, family includes child के parent, उसके sibling, both paternal, maternal, aunt, uncle. Yes, बिल्कुल सब आते हैं child के family के definition में. Then family enterprise refers to work permitted solely by family member without engagement of any outside person. तो गलत है. फैमिली एंटरप्राइज का डेफिनेशन में क्या है, सिर्फ सोली फैमिली मेंबर्स नहीं चाहिए, आउटसाइड भी कोई पर्सन चाहिए काम करने वाला, तभी उसको फैमिली एंटरप्राइज बोलेंगे. तो सोली बाय फैमिली मेंबर विदाउट एंगेजमेंट ऑफ आउटसाइड, ये गलत है. डेफिनेशन ऑफ आर्टिस्ट इंक्लूड चाइल्ड हु प्रैक्टिसेस स्पोर्ट एज अ प्रोफेशन और हॉबी. तो स्पोर्ट को वो प्रैक्टिस कर रहा है एज अ प्रोफेशन या फिर हॉबी, तो वो आर्टिस्ट के डेफिनेशन में आता है. तो थर्ड इज राइट, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, तो ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट इन हैजर्डस वर्क. एडोलेसेंट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हैजर्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस लिस्टेड इन द शेड्यूल. देखो सही है, हैजर्डस ऑक्यूपेशन में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो, देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, हैज नो पावर टू परमिट. यहीं पे डिसाइड कर लो कि ये गलत है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू परमिट एडोलेसेंट टू वर्क इन एनी नॉन हजार्डस कैपेसिटी इवन इफ इंडस्ट्री इज जनरली क्लासिफाइड एज हजार्डस. इसका मतलब क्या है कि सपोज इंडस्ट्री है, वो हजार्डस इंडस्ट्री है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री में सारे के सारे काम हजार्डस है. देयर विल बी सम टास्क, सम वर्क इन दैट हजार्डस इंडस्ट्री व्हिच विल बी नॉन हजार्डस. तो वहां पे परमिट करना ना करना, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकता है हजार्डस इंडस्ट्री में नॉन हजार्डस काम करने के लिए एडोलेसेंट्स को. ठीक है, तो दूसरा गलत है क्योंकि नो पावर लिखा है. शेड्यूल ऑफ हजार्डस ऑक्यूपेशन करंटली इंक्लूड्स माइन एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. तो हजार्डस ऑक्यूपेशन में अभी ये लिखा है माइंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. यस, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, बी. विथ रेफरेंस टू टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, यहाँ पे देखो, कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडवाइस ऑन एडिंग ऑक्यूपेशन प्रोसेसेस टू शेड्यूल. बिल्कुल सही है. तो ये जो शेड्यूल है ना हजार्डस ऑक्यूपेशन का, तो यहाँ पे कुछ ऐड करना है, कुछ निकालना है, तो वो एडवाइस कौन करता है गवर्नमेंट को, तो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी करती है. और कमेटी में चेयरमैन एंड अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10. तो बिल्कुल सही है, चेयरमैन और बाकी 10 मेंबर मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं. तो दूसरा सही है. कमिटी हैज पावर टू कॉन्स्टिट्यूट सब कमिटी एंड अपॉइंट नॉन मेंबर टू सच सब कमिटी. यस, सब कमिटी ये कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिगार्डिंग द पावर टू अमेंड द शेड्यूल ऑफ हजार्डस ऑक्यूपेशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. जो शेड्यूल है हजार्डस ऑक्यूपेशन का, उसको अमेंड करने की पावर किसके पास है? बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है क्या? नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव एटलीस्ट 3 months नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन बिफोर अमेंडिंग शेड्यूल. यस, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट अमेंड नहीं. देखो, एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए तो अमेंड करने की पावर भी इसी के पास है ना. स्टेट गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकता शेड्यूल. और कोई शेड्यूल में सपोज ऐड करना है या कुछ निकालना है, तो गवर्नमेंट को 3 महीने की नोटिस देनी होगी पहले. ठीक है, तो बी. विथ रेफरेंस टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्किंग आवर्स फॉर एडोलेसेंट्स इन परमिटेड एस्टेब्लिशमेंट. एडोलेसेंट कैन बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मैक्सिमम 4 hours बिफोर बीइंग एंटाइटल्ड टू इंटरवल ऑफ रेस्ट. ये गलत है क्योंकि मैक्सिमम 4 hours नहीं है, 3 hours है. बिफोर बीइंग एंटाइटल्ड रेस्ट मिलेगा 1 घंटे का, कम से कम 3 घंटे का काम, उसके बाद कम से कम 1 घंटे की रेस्ट होनी चाहिए. तो पहला स्टेटमेंट देखो गलत है ये, क्योंकि 4 घंटे लिखा है.
द इंटरवल फॉर रेस्ट मस्ट बी एटलीस्ट 1 आवर। अब बताया मैंने कि देखो 3 घंटे काम, उसके बाद कम से कम 1 आवर का रेस्ट, तो दूसरा सही है। नो एडोलेसेंट शाल वर्क फॉर मोर देन 3 आवर्स विदाउट इंटरवल फॉर रेस्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। स्प्रेड ओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिगार्डिंग द स्प्रेड ओवर एंड टाइमिंग ऑफ वर्क फॉर एडोलेसेंट, टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल एंड टाइम स्पेंड वेटिंग फॉर वर्क कैन नॉट एक्सीड 6 आवर्स अ डे, बिल्कुल सही। टोटल पीरियड ऑफ वर्क 6 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है। नाइट वर्क इज प्रोहिबिटेड फॉर एडोलेसेंट बिटवीन 8 PM एंड 7 AM, देखो यहाँ पे गलत है, क्यों? क्योंकि 7 PM एंड 8 AM शाम के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक काम नहीं कर सकते। तो थर्ड इज राइट, फर्स्ट इज राइट, 1 and 3 यहाँ पे उल्टा लिखा है। तो यूपीएससी भी ऐसे ही करता है, इधर का उधर, उधर का इधर, कभी ओनली लिख दिया, कभी एक्सचेंज स्टेटमेंट डाल दिया, तो वो समझो मैंने भाई उसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए। विच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर एडोलेसेंट अंडर दैट, एडोलेसेंट के लिए स्ट्रिक्टली क्या प्रोहिबिटेड है? ओवर टाइम करना प्रोहिबिटेड है, यस। वर्किंग इन मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट ऑन सेम डे प्रोहिबिटेड है। वर्किंग ऑन अ डे दे आर सपोज टू हैव वीकली हॉलीडे प्रोहिबिटेड है, सारा चीज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू वीकली हॉलीडेज फॉर एडोलेसेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी एडोलेसेंट इज एंटाइटल्ड टू हॉलीडे ऑफ 1 whole day in each week, yes, correct. Specific day of weekly holiday must be permanently exhibited in establishment, yes. जो भी डे है हॉलीडे का वो एस्टेब्लिशमेंट में एक जगह पे चिपका दो कि सबको नजर आए कि हाँ ये है डे। Occupier can change designated holiday as often as required to meet business need provided 24-hour notice is given, ये गलत है। अगर वो चिपकाया हुआ हॉलीडे आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन 3 महीने में एक बार सिर्फ चेंज कर सकते हो, उसको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो यहाँ आप देखो ये लिखा है, ऑक्यूपायर शैल नॉट अल्टर द स्पेसिफाइड डे मोर देन वंस इन 3 months, एक बार से ज्यादा अल्टर नहीं कर सकते 3 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग नोटिस टू इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर को जो नोटिस देनी होती है रिक्वायरमेंट है ऑक्यूपायर के लिए, तो उसके लिए देखो स्टेटमेंट क्या है, ऑक्यूपायर मस्ट सेंड रिटर्न नोटिस टू लोकल इंस्पेक्टर विद इन 30 days ऑफ एम्प्लॉइंग एन एडोलेसेंट, यस। नोटिस मस्ट कंटेन नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोसेस कैरिड ऑन इन द एस्टेब्लिशमेंट, यस। नोटिस में आपको लिखना होगा कि क्या आप कर रहे हो, ठीक है, प्रोसेस कैसी है, उसका नेचर क्या है। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ सेंडिंग नोटिस डज नॉट अप्लाई टू स्कूल रिकॉग्नाइज्ड और असिस्टेड बाय गवर्नमेंट, यस। स्कूल में भी काम करते हैं ना स्टूडेंट्स एडोलेसेंट्स, तो उनको भी नोटिस देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है और असिस्टेड है और वहां पे कोई हजारडस काम भी नहीं होता ना, तो दे आर नॉट सपोज टू गिव नोटिस। तो तीसरा भी सही है, सारे स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग एज को लेके अगर कोई एडोलेसेंट है उसके एज को लेके डिस्प्यूट है बिटवीन इंस्पेक्टर एंड ऑक्यूपायर, तो प्रोसीजर क्या है? तो देखो इंस्पेक्टर का डिसीजन फाइनल रहेगा, बाइंडिंग रहेगा? नहीं। मैटर इज रेफर टू टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी फॉर, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का काम ये नहीं है यार, मैंने अभी बताया कि वो एडवाइज करने का काम है सिर्फ, क्या शेड्यूल में ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, तो ये नहीं है उनका काम। अगर एज सर्टिफिकेट नहीं है तो इंस्पेक्टर वो मैटर को रेफर करता है टू प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी, ये सही है प्रोसीजर। वर्कर इज सस्पेंडेड फ्रॉम वर्क, ये कुछ भी लिखा है, तो सी। एवरी ऑक्यूपायर एम्प्लॉइंग एडोलेसेंट मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर, यस, ये तो बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल आर मैंडेटरी, तो वो रजिस्टर में कौन से डिटेल मैंडेटरी लिखने हैं? नेम ऑफ द एडोलेसेंट, डेट ऑफ बर्थ, यस, ये लिखना है। कितना घंटे का काम है उसका, इंटरवल ऑफ रेस्ट, ये भी लिखना है। नेचर ऑफ वर्क लिखना है। डेली वेजेस पेड टू द एडोलेसेंट, देखो एक्ट में ये नहीं लिखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यही लिखा है सिर्फ। देखो एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली लिस्ट डेली वेजेस एज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, लेकिन एक्ट में लिखा है अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, तो जो भी गवर्नमेंट बताएगी बाद में रूल्स बना के कि आपको ये भी लिखना है, तो वो आपको रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। लेकिन एक्ट में सिर्फ ये 3 चीजें लिखी है, ये नहीं लिखा। विथ रेफरेंस टू डिस्प्ले ऑफ नोटिस इन एस्टेब्लिशमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो जो नोटिस लगानी होती है एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसके लिए देखो क्या
स्टेटमेंट दिए यहाँ पे, नोटिसेस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ लॉ मस्ट बी डिस्प्लेड लोकल लैंग्वेज ओनली। देखो ओनली का यूज है तो मोस्टली गलत होता है। नोटिसेस मस्ट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ हैजर्डस वर्क एंड पेनल्टी। यस ये सही है। नोटिस में आपको प्रिवेंशन ऑफ हैजर्डस वर्क के रिलेटेड जो लॉ है उसका एब्स्ट्रैक्ट, उसके रूल्स एंड पेनल्टीज उसके एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों चीजें नोटिस में होनी चाहिए। और लोकल लैंग्वेज, सिर्फ लोकल लैंग्वेज नहीं यार, लोकल लैंग्वेज के साथ साथ देखो इंग्लिश लैंग्वेज भी है, इसलिए ये गलत है, ये सही है। और सिर्फ रेलवे और पोर्ट अथॉरिटी रिक्वायर्ड नहीं यार, एवरी एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट देखो, रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स फॉर एडोलेसेंट, कौन से फॉलोइंग मैटर्स कैन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकता है? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिप्लॉयमेंट, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मैक्सिमम वेट दैट कैन बी कैरिड, प्रोटेक्शन ऑफ आई, ये सब चीजें में सरकार क्या कर सकती है? रेगुलेट कर सकती है। तो सारे सही है। विद रेफरेंस टू पेनल्टीज फॉर एम्प्लॉइंग चाइल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है 6 मंथ है, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम फाइन जो है 50,000 का है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट टाइम ऑफेंस, कोर्ट कैन अवॉर्ड आइदर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, यस ये भी सही है। देखो, टर्म पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, तो 6 महीने से लेके कम से कम 6 महीने से लेके मैक्स टू मैक्स 2 साल की सजा है। और फाइन जो है 20,000 से लेके 50,000 तक फाइन है। ये होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रिगार्डिंग लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन अंडर द एक्ट, पेरेंट्स और गार्जियन आर नेवर पनिश्ड, ऐसा नहीं यार, नेवर पनिश, देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो गलत होगा, ये समझो। नेवर पनिश फॉर अलाउइंग देयर चिल्ड्रन टू वर्क, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम उनको बस पनिश नहीं करते, सेकंड टाइम अगर किया तो उनको पनिश करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स आर ओनली पनिश्ड इफ दे परमिट चाइल्ड टू वर्क फॉर कमर्शियल पर्पज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट, यस। अगर उन्होंने एक्ट के कंट्रीब्यूशन में जाके कमर्शियल पर्पज में चाइल्ड को काम पे लगाया तो वो उनको पनिशमेंट मिलती है। और फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए दे आर नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट, बिल्कुल सही, मैंने अब बताया है। तो सेकंड एंड थर्ड इज राइट। व्हाट इज पेनल्टी फॉर एम्प्लॉयर हु कमिट्स अ रिपीट ऑफेंस, कोई एम्प्लॉयर रिपीट ऑफेंस कर रहा है बाय एम्प्लॉइंग ए चाइल्ड और एडोलेसेंट इन हैजर्डस वर्क। तो रिपीट ऑफेंस के लिए देखो, ये तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 3 years, ये सही है। रिगार्डिंग रिपीट ऑफेंस बाय पेरेंट्स, और पेरेंट्स और गार्जियंस ने अगर रिपीट ऑफेंस किया तो उनको क्या है, उनको फाइन लगती है, दे आर पनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, ठीक है। विथ रेफरेंस टू कॉग्निजेबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबिलिटी मतलब सीरियसनेस, आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। तो कॉग्निजेबल कौन सा है, कौन सा नहीं? एवरी ऑफेंस अंडर द एक्ट इज कॉग्निजेबल नहीं यार, देखो ये भी थोड़ा ये होगा ना एक्सट्रीम, सारे के सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, कुछ ऑफेंस है जो नॉन कॉग्निजेबल भी है। तो फर्स्ट इज नो, only offense committed by employer and punishable under provisions regarding employment of children or hazardous adolescent are cognizable, yes। अगर एम्प्लॉयर ने चिल्ड्रन को चाइल्ड लेबर करवाया है या फिर hazardous एरिया में एडोलेसेंट को काम पे लगाया तो वो सीरियस ऑफेंस, वहां पे एम्प्लॉयर को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, यस सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। ऑफेंस कमिटेड बाय पेरेंट्स आर ऑलवेज कॉग्निजेबल टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी, नहीं यार, पेरेंट्स जो भी ऑफेंस करते हैं वो उनको अरेस्ट नहीं करते, उनको तो पनिशमेंट भी नहीं है फर्स्ट टाइम, तो ये गलत है, ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। रिगार्डिंग चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड इज कंसिडर्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यस डिस्ट्रिक्ट लेवल बनता है, सही है। फाइन ट्यून द फाइन रियलाइज्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर इज क्रेडिटेड टू दिस फंड, जो भी फाइन एम्प्लॉयर से लिया जा रहा है तो वो इस फंड में जाता है, यस। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मस्ट क्रेडिट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 15,000 रुपए टू द फंड फॉर ईच रेस्क्यूड चाइल्ड और एडोलेसेंट, यस। हर रेस्क्यू किए हुए चाइल्ड या एडोलेसेंट के लिए गवर्नमेंट भी 15,000 रुपए उस फंड में डालेगी अपार्ट फ्रॉम फाइन फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। और वो पैसे का क्या होगा फिर बाद में, देखो दैट अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड पेड टू द रेस्क्यूड चाइल्ड और एडोलेसेंट, यस। जो भी अमाउंट है वो सिर्फ बाद में वो चाइल्ड एडोलेसेंट को दे दिया जाएगा।
With reference to compounding of offenses under the act, देखो district magistrate has power to compound certain offenses. Yes, सही है. Any offense committed by employer for the first time can be compounded. देखो यहाँ पे थोड़ा ये ज़्यादा हो गया. Any offense, कोई भी offense को compound कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये गलत है. Offense committed by parent or guardian can be compounded. Yes, ये यहाँ पे compounding allowed है. तो first and third. बी कंपाउंडिंग क्या होता है ये आपको फर्स्ट वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे डबल हो जाएगा फिर. व्हाट हैपेंस इफ एक्यूज्ड पर्सन सक्सेसफुली कंपाउंड्स एन ऑफेंस बिफोर प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड. देखो अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही ऑफेंस को अगर कंपाउंड किया तो फिर क्या होता है. कंपाउंड मतलब सेटलमेंट किया तो क्या होता है. They must still stand trial but penalty is reduced to 50%. ये नहीं है, ऐसा नहीं है. No prosecution shall be instituted against them for that specific offense. Yes, ये सही है. पहले ही आपने सेटल किया मैटर को तो कोर्ट में नहीं जाएगा मैटर, वही बात है. With reference to modified application of certain laws, अगर पर्सन कन्विक्ट होता है for employing child in a factory under Factories Act तो कौन सी पेनल्टी अप्लाई होती है. देखो चाहे फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर पर्सन को कन्वर्ट किया हो और 3 एक्ट है. देखो माइंस एक्ट है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट है और ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट है. अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एक्ट, ये एक्ट के अंदर पर्सन अगर कन्विक्ट होता है तो पेनल्टी ये लगती है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर एक्ट. ठीक है. नॉट अंडर द एक्ट इन विच दोज प्रोविजंस आर कंटेन्ड, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर उनको पेनल्टी नहीं मिलेगी क्योंकि पेनल्टी ये वाला एक्ट है ना, इसमें मैक्सिमम पेनल्टी है, तो इस एक्ट के अंदर उनको पेनल्टी मिलती है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैव देयर चाइल्ड लेबर रिलेटेड पेनल्टी ओवररिडन बाय चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986. तो माइन एक्ट, मर्चेंट शिपिंग और मोटर ट्रांसपोर्ट, मैंने बताया ये 3 और ये फैक्ट्री वाला 4 एक्ट है. इनकी पेनल्टीज को ओवरराइड करता है ये वाला 1986 वाला एक्ट. प्लांटेशन का ऐसा कुछ मेंशन नहीं उसमें. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस, ओनली इंस्पेक्टर, देखो ओनली का यूज किया है, ओनली इंस्पेक्टर नहीं यार, कोई भी फाइल कर सकता है कंप्लेंट और ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. सर्टिफिकेट ऑफ एज ग्रांटेड बाय प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटीज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एज. यस. No court inferior to that of magistrate of first class shall try offence under this act. Yes. The second and third is right. With reference to appointment and status of inspector, only central government has power to appoint. नहीं यार, appropriate government appoint करता है इंस्पेक्टर को, सिर्फ central government appoint नहीं करता, तो पहला गलत है. Inspector appointed under this act is deemed to be public servant. Yes. With the meaning of IPC सही है. The appropriate government can confer powers of inspector onto district magistrate. Yes. तो जो पावर है इंस्पेक्टर की वो इनको दे सकते हो, तो दूसरा और तीसरा सही है. नेक्स्ट देखो, रिगार्डिंग द रूल मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर टोटल पीरियड ऑफ 30 days. यस. अगर दोनों हाउस एग्री करते हैं रूल को मॉडिफाई करना तो वो रूल उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा, उसका इफेक्ट होगा ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म. यस. तो फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है. थर्ड पढ़ो, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू ले देयर रूल बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर. गलत है, उनको भी ले करना पड़ेगा. विथ रेफरेंस टू पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज अंडर द एक्ट, देखो जब ये एक्ट बनाया था तब अगर कोई डिफिकल्टी है दूसरे एक्ट के साथ तो रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को 3 साल का टाइम दिया था. तो ये देखो, नो सच ऑर्डर कैन बी मेड आफ्टर एक्सपायरी 3 years फ्रॉम द डेट द एक्ट रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट. Which of the following previous acts was repealed by 1986 वाला एक्ट ने कौन सा पहला रिपील किया? तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1930 इसको रिपील किया. इन कंटेक्स्ट ऑफ hazardous process listed in the schedule, what is the legal source in its definition? जो शेड्यूल में hazardous definition मेंशन किया है ना, तो वो क्या है, कहाँ पे उसका लीगल सोर्स क्या है, कौन सा एक्ट में लिखा है hazardous processes? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लिखा है. जो hazardous processes लिखा है वही प्रोसेसेस ये वाले एक्ट के लिए भी सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीक
का जो डेफिनेशन है उस पे है, इट इज अ पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन संडे नाइट नहीं सैटरडे नाइट। तो सेकंड सही है। द स्टार्टिंग नाइट ऑफ वीक कैन बी चेंज्ड फॉर पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नाइट का जो स्टार्टिंग नाइट है वीक का, तो उसको चेंज कर सकते हैं अगर वो अप्रूव होता है इन राइटिंग बाय इंस्पेक्टर, तो कर सकते हैं चेंज। तो दूसरा और तीसरा सही है। विथ रेफरेंस टू ऑक्यूपायर अंडर द एक्ट, व्हाट इज हु इज कंसिडर्ड एज ऑक्यूपायर? ऑक्यूपायर देखो एल्डेस्ट पर्सन नहीं है, पर्सन हु ओन्स द लैंड नहीं, पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और वर्कशॉप, यस। रिगार्डिंग TAC, committee can regulate its own procedure, yes. Central government prescribe the term of office allowance, yes. Primary function of TAC is to monitor implementation of rehabilitation fund। देखो मैंने ऑलरेडी बताया कि TAC का काम एडवाइस करने का, ये फंड वन मॉनिटर करने का नहीं, तो 1 and 2 ओनली। ओहो, वी हैव रीच्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, तो 40th वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो देखो आपको कैसा लगा वीडियो, पहले बताओ MCQ रिलेवेंट थे या नहीं बताओ। आई थिंक मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे एज को लेके कुछ फैक्ट होते हैं, कौन सा एक्ट में ये हजार्डस प्रोसेस है, कौन सा एक्ट को रिपील किया, ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। कौन सा भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपका रिवीजन भी हो गया होगा। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो वो अच्छा खासा याद ही हो गया होगा आई थिंक आपका एक्ट। सो आई होप इट हेल्प्स यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर कर लो, जो भी बाकी दोस्त प्रिपेयर कर ले उनको भी शेयर कर दे आप, ठीक है। सो थैंक यू।